हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस थर्ड पार्ट थर्ड वीडियो. वेरी गुड इवनिंग. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, लो भाई. तो इससे पहले वाले चैनल में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, इनर्शिया और मास के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना. कह रहा है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी चेंजेज. पहला लॉ ये कहता है कि भैया जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स, कैसा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है, उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करती है. या तो ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर जाए. मोटा मोटी उसका वेलोसिटी चेंज करता है. ठीक है. तो वेलोसिटी चेंज करने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है. यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है. क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी. और v माइनस यू क्या है, वेलोसिटी ही है ना. अरे वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो वेलोसिटी होगा ना. जा ये जीरो बोल रही है. वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो क्या होगा, 5 आम में से 3 आम घटाओगे तो क्या होगा, दो आम होगा ना. क्या बोल रहे यार, इसको नंबर कैसे आ जाता है, ये गलत सलत बोलती है. क्या 5 आम में से 3 आम घटाओगे तो क्या होगा, 2 आम बोलोगी ना, 2 लीची नहीं ना बोलोगी. नहीं. तो वही हम पूछ रहे हैं, आप बनाएंगे पेपर तो नहीं आएगा. हाँ, वही हम बोल रहे हैं ना कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी. हाँ. तो v माइनस यू क्या हुआ, वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाई टाइम. तो डिवाइडेड बाई टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ ना. तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी चेंज करता है. तो वेलोसिटी चेंज करता है, दैट मीन्स देयर इज ए एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा. वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा मतलब इनफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा. बात समझ रहे हो. तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं. हमने कहा वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं. अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तो उससे वेलोसिटी चेंज हुआ, और वेलोसिटी चेंज हुआ इसीलिए एक्सेलरेशन हुआ. तो ये बात भी कह सकते हैं कि भैया जब किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन होता है. ये बात हम लोग पढ़े थे. वी वुड नॉट लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट. अब हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ये तो समझ गए कि भैया जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा. अब यहाँ पर हम लोग को स्टडी करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स पर किस तरह से डिपेंड करता है. ठीक है. हाउ वी मेजर द फोर्स, है ना. ये स्टडी करना है कि हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स. यानी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो किस तरह से उस ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स पर डिपेंड करता है, और कैसे हम फोर्स को मेजर करेंगे, ये बात हम लोग को यहाँ पढ़ना है. ठीक है. ये बात हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है. लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ. कह रहा है कि कुछ ऑब्जर्वेशन जो है हमको, जो आम जिंदगी में जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको जो है हम लोग को रिकाउंट करते हैं यहाँ पे, है ना. ठीक है. कह रहा है ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स ए प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम. अब क्या ऑब्जर्वेशन है, जैसे आप टेनिस खेल रहे हो, है ना. तो टेनिस का गेम जब आपको लगता है तो आपको उतना चोट नहीं लगता. क्यों नहीं चोट लगता, कि टेनिस का बॉल जो है पहले टेबल पे गिरा, फिर तुम्हारे पास आया. डायरेक्ट अगर मारे टेनिस बॉल से भी तो चोट लगेगा, लेकिन वो वहाँ पर जो है पहले टेबल पे गिरा फिर आपके पास आया, तो आपको उतना चोट नहीं लगा, है ना. ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट करता है
किसी स्पेक्टेटर को, मतलब जो ऑडियंस है जो मैच देख रहा है, यहाँ से हिट किया शॉट, तो डायरेक्ट लगेगा ना उसको, तो ज़्यादा चोट लग रहा है, इट में हर्ट हिम। उसी तरह से अगर ट्रक जो है मान लो रेस्ट में है, रुका हुआ है, यहाँ पे रोड पर ट्रक रुका हुआ है, तो आपका उतना ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि भाई ट्रक है, रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा, रुका हुआ है ना। लेकिन यही ट्रक अगर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो आप घबरा जाते हो कि अगर ट्रक के सामने कोई आ गया, अरे ट्रक हिल रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इतना हैवी चीज़ है, थोड़ा ही स्पीड से चल रहा है, कहीं किसी को लग गया तो उसका हानि हो जाएगा। वही हैवी चीज़ जब 0 स्पीड में था तो हमको कोई टेंशन नहीं था, भाई ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई क्रिकेट वाला बॉल में एग्जांपल दिया कि टेबल टेनिस जो है पहले टेबल पे गिरा, तब तुम्हारे पास आया, तो उसका स्पीड जो है कम हो गया, जो भी है, तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर कम हुआ। और अगर डायरेक्ट बॉल हिट कर रहा है, क्रिकेट का बॉल जो है वो लगा, वो मुंह पे लगता है सीधा लगा, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। तो बात हम लोग इम्पैक्ट की कर रहे हैं, और जब इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो 2 चीज़ आ रहा है यहाँ पे। सर वो 2 टप्पा खाएगी तो उसका इम्पैक्ट और कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स 3 टप्पा खाएगा तो और इम्पैक्ट कम का होगा, इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है बात इसकी आ रही है कि भाई इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। इम्पैक्ट से हम लोग कंसर्न हैं। ये एग्जांपल जो दोनों दिया जनरल लाइफ का, वो ये बताया कि भैया देख लो, अगर ट्रक रेस्ट में तो हमें कोई टेंशन में नहीं है, लेकिन 5-6 मीटर पर सेकंड बहुत कम स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड कुछ स्पीड ही नहीं, तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि ये कुछ हानि पहुंचा देगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बट ए मूविंग ट्रक इवन एट ए स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड मे किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। अगर मान लो मूविंग ट्रक है और वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, तो कोई आदमी उसके सामने आएगा तो उसको वो मार सकता है, ठीक है। उसी तरह से एक तीसरा एग्जांपल है कि बुलेट से जो आप किसी को हिट करते हो, तो बुलेट तो छोटा होता है, स्मॉल मास है, लेकिन वो अगर ज़्यादा स्पीड से किसी को मारता है ज़्यादा हिट करेगा तो आपको छेद करके चला जाता है ना। आपको किसी ने बुलेट मारा, आपका शरीर में छेद हो गया, कैसे, बुलेट तो छोटा सा था, मास तो उसका बहुत कम था, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उसका इम्पैक्ट हुआ। तो हम लोग वही इम्पैक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, यानी ये बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। यानी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास ज़्यादा है तो उससे हो जाएगा, या सिर्फ वेलोसिटी ज़्यादा है तो उससे हो जाएगा। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है ना। ये बात ये समझाना चाह रहा था कि भैया ट्रक उतना बड़ा है, उसका मास उतना ज़्यादा है, लेकिन अगर वो रेस्ट में है तो लोगों को उससे डर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर 5 मीटर पर सेकंड से ही है तो डर लग रहा है। उसी तरह से बॉल वाला बात समझाया कि बॉल जो है अगर ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, सीधा आ रहा है, तो वो हिट कर रहा है आपको, और अगर वो रुक के आया, थोड़ा सा स्पीड उसका कम हो गया, तो वो हिट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये ऑब्जर्वेशन जो है आपको ये बताता है कि भैया इम्पैक्ट तब होता है, प्रभाव तब होता है जब मास और वेलोसिटी दोनों हो, ठीक है, तब उसका इम्पैक्ट होगा। These observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and velocity. Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. ठीक है। तो वी हैव बीन डिस्कसिंग कि भाई इम्पैक्ट की बात, इम्पैक्ट कैसे पैदा हो रहा है। तो इम्पैक्ट पैदा करने के लिए दोनों चीज़ चाहिए होता है, यहाँ पर मास और वेलोसिटी दोनों ही चाहिए, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि स्मॉल मास बुलेट बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड से आता है तो वो किल कर देता है किसी पर, है ना। तो दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी. Similarly, if an object is to be accelerated,
वी नो दैट ए ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव ए ग्रेटर वेलोसिटी। अगर ज़्यादा वेलोसिटी लाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका मतलब एक कोई ऐसा क्वांटिटी है इम्पैक्ट लाने के लिए, है ना। तो वो क्वांटिटी एक नया क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। तो ये मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है। क्या है? मास और वेलोसिटी का। तो ऐसा क्वांटिटी जो है, अब ऐसा क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, वहाँ भी मास और वेलोसिटी है। और यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्वांटिटी का नाम है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों के इम्पैक्ट को कंसीडर किया गया है ना, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी, वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने इस चीज़ के बारे में बताया कि भैया केवल मास से ही काम नहीं चलेगा या केवल वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट होता है, वो प्रभाव डालता है। तो बोला कि एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसका प्रभाव पड़ता है, और उसका नाम उसने रखा मोमेंटम। क्या रखा? मोमेंटम। हाँ, तो ये मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। मोमेंटम इसको हम सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पी से। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। हाँ, तो द मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये डिफाइन है मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर मोमेंटम होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर पूछता है तो कहोगे आप उसका मास क्या है, उसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, ये m, ठीक है। तो मोमेंटम ज़्यादा या मोमेंटम कम, इस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या इम्पैक्ट आप पर होगा। यहाँ जो हम लोग इतना एग्जाम्पल, इतना चर्चा किए, ये इस बात को बताने के लिए कि भाई एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है जिसका प्रभाव पड़ता है। वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या दिया इन्होंने? मोमेंटम। ऐसे कई सारे क्वांटिटी हो सकते हैं जिसमें मास और वेलोसिटी इन्वॉल्व हो। जैसे एक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आगे जाके पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, वहाँ भी मास और वेलोसिटी इन्वॉल्व है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², समझे ना। तो वही बोला कि ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मोमेंटम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो इम्पैक्ट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैदा कब हो रहा है? जब मास और वेलोसिटी दोनों है ना। तो ये जो क्वांटिटी है इसका नाम इन्होंने रखा, न्यूटन ने मोमेंटम रखा। और मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसका वेलोसिटी भी है और इसका मास भी है, मैग्नीट्यूड भी है ना। यानी मोमेंटम है डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी कुछ यूनिट होगा। तो इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ है? मास है और वेलोसिटी है। तो मास का यूनिट और वेलोसिटी। हाँ, मास और वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी दोनों के यूनिट को मिला करके इसका यूनिट बनेगा। और जब हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि इसमें जो दो क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो मास और वेलोसिटी है। तो डायरेक्शन वाला चीज़ उसमें क्या है? वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। और ये क्या है? मास इंटू वेलोसिटी है। तो इसका यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यों हुआ भैया? तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और ये है मास इंटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम गुने मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया, ठीक है। कह रहा है सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट ए फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेज ए चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो इस बात को कैसे लिंक किया। हमने पढ़ा था पहले लॉ में, क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो उससे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करेगा। तो वेलोसिटी अगर चेंज करेगा तो इसका मतलब है कि उसके मोमेंटम में भी चेंज होगा कि नहीं होगा? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अब हम इस बात को कह सकते हैं कि भैया अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज होगा।
क्यों? क्योंकि मोमेंटम में भी वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो अगर ज़्यादा वेलोसिटी हुआ तो ज़्यादा मोमेंटम होगा, है ना। यानी फोर्स लगाने से जो है आपका मोमेंटम में चेंज हो सकता है। क्यों? हमने पढ़ा ना कि मोमेंटम में चेंज जो है डिपेंड करेगा वेलोसिटी में चेंज पर, और हमने पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। तो इसका मतलब ये हो गया ना, यहाँ रिलेशनशिप हम बना रहे हैं किसके बीच में, फोर्स और मोमेंटम के बीच में, कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। बात समझ में आया? तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि कहने का मतलब ये हो गया कि फोर्स जो है सिर्फ वेलोसिटी में ही चेंज नहीं लाता है, फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में भी चेंज लाता है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन इन विच ए कार विथ डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रोड टू गिव इट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये मान लो कि कार है जिसमें डेड बैटरी है, बैटरी काम नहीं कर रहा है, तो उसको धक्का दोगे, तो धक्का देके उसको 1 मीटर पर सेकेंड तक लाने के लिए उसको पुश करते हैं। ठीक है, उसका स्पीड हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड जैसे हो गया तो वो कह रहा है दैट इज सफिशिएंट टू स्टार्ट, तो उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ 1 or 2 पर्सन गिव्स ए सडन पुश का मतलब क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स टू इट हार्डली स्टार्ट। अगर 1-2 पर्सन धड़ाक से उसको धक्का देता है तो नहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि उसको 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चाहिए स्टार्ट होने के लिए। लेकिन अगर लगातार हम उसको पुश करते जा रहे हैं 2 आदमी से धीरे धीरे, तो वो पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस ओवर सम टाइम, पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट इन ए ग्रेजुअल एक्सेलरेशन। अगर हम लगातार उसको पुश करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, it means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted। इसका मतलब है कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो कार में हो रहा है सिर्फ फोर्स पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है कि 1 मिनट तक हम लगातार अगर कर रहे हैं पुश तो वो स्टार्ट हो गया, वो पकड़ लिया, है ना। तो इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज। तो इससे ये हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि भैया जो फोर्स चाहिए मोमेंटम में चेंज करने के लिए वो सिर्फ फोर्स पर ही डिपेंड नहीं करता, वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए टाइम रेट की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइम रेट की। किसकी? टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज, यानी मोमेंटम के चेंज का जो रेट है उसके हिसाब से फोर्स होता है। यानी फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट में लगाते हो अनबैलेंस्ड फोर्स तो उसके मोमेंटम में चेंज करेगा। और मोमेंटम में चेंज की ही बात नहीं होगी, सिर्फ ये भी देखना है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। रेट ऑफ, आगे जाके मैथमेटिकली हम लोग इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उस पर लगाए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के, है ना। जितना फोर्स आप ज़्यादा लगाओगे उतना उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, है ना। तो ये जाके हम लोग आगे जाके प्रूव करेंगे इस चीज़ को न्यूटन थर्ड लॉ में, क्या कि भैया सेकेंड लॉ में ये चीज़ को प्रूव करेंगे मैथमेटिकली कि कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कह रहा है कि मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो बराबर नहीं कर रहा है, कह रहा है प्रोपोर्शनल होता है उस पर लगाए गए फोर्स के। यानी हम इस पर जितना फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली इसके मोमेंटम का रेट चेंज करेगा, है ना। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा चेंज ऑफ रेट होगा, रेट ऑफ चेंज होगा मोमेंटम का, और कम फोर्स लगाएंगे तो कम होगा। यानी प्रोपोर्शनल है, जितना फोर्स आप लगाओ उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। बात समझे? तो हम लोगों ने इसमें ये जो अभी आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा है इसमें पहला चीज़ हम लोगों ने ये स्टडी करा क्या कि भैया
सिर्फ मास और सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं होती है, एक ऐसा भी क्वांटिटी है जिसमें दोनों चीज़ है। और मतलब हम लोग इम्पैक्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल दिया उसमें क्या, तो भैया क्रिकेट बॉल डायरेक्ट हिट करता है तो आपको बुलेट, अगर आप बुलेट से किसी को मारते हो तो वो छेद कर देता है। तो वहाँ पर स्पीड भी कंसीडर में है कि बुलेट तेज़ी से आ रहा है, इसीलिए बुलेट तो है छोटा सा चीज़, लेकिन तेज़ी से आ रहा है इसलिए आप पर इम्पैक्ट डाला। और आप बड़ा सा चीज़ है, आपका स्पीड नहीं है तो आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर जैसे ट्रक खड़ा है, 0 स्पीड है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, 0। यानी इम्पैक्ट जो है इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन मास। ये मास और वेलोसिटी, तो एक बोला कि एक क्वांटिटी ऐसा भी है जिसमें दोनों चीज़ है, मास और वेलोसिटी है, मोमेंटम, उसका नाम रखा मोमेंटम। तो मोमेंटम डिसाइड करता है। तो हम ये फर्स्ट लॉ में पढ़ रहे थे कि भैया अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज करेगा। तो जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज करता है। पहला बात तो ये आया कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करता है। दूसरा बात हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ये भी बताया कि भाई अब गाड़ी को पुश कर दिए, सडन जर्क दिए, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए, एक तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लो 1 मिनट तक लगातार अगर पुश करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि टाइम भी फैक्टर है, टाइम भी फैक्टर है ना। हाँ। उस वेलोसिटी में ला करके उसको कंटिन्यू करते हैं तो इम्पैक्ट होता है। तो उसने कहा कि सिर्फ मोमेंटम की बात मत करो, आप चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखो कि टाइम कितना लगा रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम में। यानी रेट की बात करो भाई, यानी फोर्स जो तुम लगाओगे उसके हिसाब से इम्पैक्ट होगा। क्या इम्पैक्ट होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होगा। फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी भी चेंज होता है, पहले पढ़े थे ना पहले लॉ में, फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। नहीं पढ़ा थे, बोल ही नहीं रहे। हाँ, बोल तो रहा हूँ। हाँ, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ये आपने पढ़ा था। हमने उसको कह दिया कि भाई जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब हम उसमें एक चीज़ और जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, टाइम भी चाहिए। तो यानी अब हम मोमेंटम चेंज की बात ना करके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेट का मतलब क्या हुआ, टाइम से डिवाइड हो गया। और उसी पर न्यूटन ने ये रिजल्ट निकाला कि भैया इसका मतलब ये है कि हम इसको अगर इस तरह से कह सकते हैं लिटरली क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है लगाए गए फोर्स के। यानी ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। ठीक है, ये बात उसने कहा। और फाइनली इसको जो है हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये बात, अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं ये अभी हम लोग उसको, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मैथमेटिकली उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं जो बातें हमने कही है ना। हमने क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, न्यूटन ने ये बताया कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज़ के, तो फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ये बात बोला ना। तो पहले हम निकालते हैं कि मान लो कि इनिशियल ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, क्या है m। इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, v है, u है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, p1 जिसको बोलेंगे m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी, होगा ना, होगा ना जी। तो इनिशियल मोमेंटम हुआ mu। उसी तरह से अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी, फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी चेंज कर गई, क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज करी, क्या हो गई, वेलोसिटी v हो गई। अब उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2, मास तो वही रहेगा, मास विल नॉट चेंज, तो mv होगा, होगा ना जी। बोल नहीं रहा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, mv, इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा p2 माइनस p1, होगा ना। अब न्यूटन, अभी हमने कहा कि न्यूटन के सेकंड लॉ में ये कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम जो है
चेंज इन मोमेंटम, अच्छा चेंज इन मोमेंटम को भी करा गया प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, P2 माइनस P1 है ना। अच्छा यानी ये हो गया MB माइनस MU, MB माइनस MU हुआ ना, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ। ये प्रोपोर्शनल क्या लगा हुआ पता नहीं, छोड़ो हटाओ, M निकालो, आप बराबर लिखो चेंज इन मोमेंटम B माइनस U, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ। सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसका रेट, ये अगर मान लो चेंज इन मोमेंटम है, ये क्या है चेंज इन मोमेंटम, तो रेट क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी, टाइम से डिवाइड करते हैं, जब भी रेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1 बाई टी, होगा ना, और P2 माइनस P1 क्या निकाला है, M इंटू B माइनस U बाई टी, ये ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, M इंटू ए हुआ ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम M इंटू ए, B माइनस U बाई टी क्या होता है, एक्सेस होता है कि नहीं होता है, हैं? अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स अप्लाइड के, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, MA, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन लॉ कह रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, समझ रहे हो ना आप, ये बात ये कह रहा है, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए, यानी ये बात ये कह रहा है कि भैया देख लो फोर्स अप्लाइड जो है उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, कम एक्सेलरेशन होगा, है ना। अच्छा, क्योंकि B माइनस U बाई टी क्या है, एक्सेलरेशन है ना। अब कह रहा है कि अगर मान लो इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो F बराबर क्या हो गया, K इंटू M इंटू ए, क्या हो गया। अच्छा, अगर मान लो K जो है कि यहाँ पर लिखोगे K इज ए कांस्टेंट, क्या है, वेयर K इज ए कांस्टेंट, ठीक है। अगर मान लो K को इस तरह से चूज किया जाए, ठीक है, K को इस तरह से चूज किया जाए कि यूनिट ऑफ फोर्स इज, नहीं सॉरी K को नहीं, यूनिट ऑफ फोर्स इज चूजन दिस वे कि K बिकम 1, हाँ ठीक है, तो K बिकम 1 तो क्या होगा, मास का यूनिट क्या है भाई, मास का यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, kg। तो अगर हम 1 kg मास लें, 1 kg मास लें, ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन पैदा करे वो, ऐसा फोर्स लग रहा है, फोर्स इस तरह से हम चूज कर रहे हैं कि 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है वो, तो उस स्थिति में K की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, K की वैल्यू क्या होगी, हैं, वही बात हम पूछ रहे हैं ना, यूनिट फोर्स, हाँ यूनिट फोर्स अगर लगेगा तो यूनिट फोर्स कर रहा है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन K बिकम, sorry, the value of the constant K become 1. For this, 1 unit of force is defined as the amount of the product amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg of mass. ठीक है, मास हमने लिया 1 kg और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 यूनिट फोर्स को डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसे, 1 यूनिट फोर्स इज डिफाइंड कैसे, 1 यूनिट फोर्स उसको बोलेंगे which produces acceleration of 1 meter per second square in 1 kg mass, ठीक है। तो 1 यूनिट फोर्स उसको बोलेंगे जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे,
तो अगर मान लो m 1 है, a 1 है, तो f क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये डेफिनीशन में है 1 यूनिट फोर्स। तो 1 बराबर क्या हो गया? k इंटू 1 होगा। तो k का वैल्यू क्या हो गया? 1। यानी इस तरह से हमने फोर्स चूज करा, यूनिट फोर्स चूज करा जो यूनिट मास में यूनिट एक्सेलरेशन पैदा करता है, तब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और जब k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो f बराबर क्या होगा? m इंटू ए। 1 इंटू एम इंटू ए, दैट इज m इंटू ए, होगा ना? तो यही न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने डेफिनेशन प्राप्त किया कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? ये कहाँ से मिला हमको? ये हमको न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। उसने ये बात कहा, तो उसके बाद को हम लेके चले हैं। तो हमने क्या निकाला? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ रहा है? ma आ रहा है। तो उसने कहा कि फोर्स अप्लाइड जो है प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। समझ में आया? ये न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम लोग पहले लिख लिए हैं, तब जाके आगे बढ़े हैं, तो हमको ये डेफिनेशन आया, ये फॉर्मूला आया। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम पहले ये लिखेंगे कि f वैरीज ma, तब f बराबर k ma, और k का वैल्यू 1 हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? 1 यूनिट फोर्स को डिफाइन करते हैं। 1 यूनिट फोर्स वो होता है, या 1 न्यूटन फोर्स उसको बोलते हैं, जो 1 किलो के मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा करे, है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली k की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है, ठीक है? और जब k 1 आ जाएगा तो f बराबर क्या हो गया? m इंटू ए। ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया, ठीक है? आया समझ में? यानी मोमेंटम वाला जो लॉ है वो है सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ ये बताता है कि फोर्स कैसे पता करेंगे हम लोग। कैसे? तो उसने कहा कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर है ना? ये बात उसने कहा, ठीक है? तो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन कहाँ पे है? इन एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। अब ये हमेशा, अब देख लो, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, ये आपके आम जिंदगी में हमेशा नज़र आएगा। कैसे? तो हैव यू नोटिस दैट वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ए फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। अब देखो, अगर तेज़ी से बॉल को किसी ने हिट करा, उसको जो कैच करता है बंदा, तो थोड़ा हाथ पीछे कर लेता है, तब जाके कैच करता है। वाई पीछे क्यों नहीं करता? डायरेक्ट क्यों नहीं उसको पकड़ लेता? मोमेंटम। तो वो उसके इम्पैक्ट को कम करना चाहता है, इम्पैक्ट को कम करना चाहता है। तो कम कैसे हो रहा है इम्पैक्ट? कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? बॉल तो आ रहा है भाई ना, डिस्टेंस बढ़ा तो उससे हो क्या गया? उससे टाइम बढ़ गया। बॉल पहले जो कैच करता कम टाइम में करता, अब पीछे करके किया तो थोड़ा टाइम बढ़ गया। तो टाइम अगर बढ़ गया तो उससे क्या हुआ? हाँ, टाइम बढ़ने से क्या हुआ कि इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू 0। तो टाइम बढ़ा दिया, तो टाइम बढ़ाने की वजह से उसका जो हाई वेलोसिटी था बॉल का, वो 0 पर आ गया। तो वेलोसिटी कम हो गया, तो वेलोसिटी कम हो जाएगा तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा, होगा ना? और मोमेंटम कम हो जाएगा तो इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि मोमेंटम से ही ना इम्पैक्ट होता है। अभी क्या पढ़े थे तो? हाँ, मोमेंटम से तो इम्पैक्ट जो पैदा होता है, इफेक्ट जो है, वो मास इंटू वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना। तो वेलोसिटी कम कर दिया, इम्पैक्ट कम होगा, मतलब चोट कम लगेगा। यानी अगर आपने पीछे किया हाथ को तो आपने टाइम बढ़ाया, टाइम बढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो हाई स्पीड में थी वो कम हो रही है, वो 0 पे आ रही है। इसको नहीं समझ में आया? अभी भी ये घूम ही रहा है। अरे भैया, हम ये जो कह रहे हैं कि बॉल आया तो उसको डायरेक्ट हमने कैच नहीं करके थोड़ा पीछे करके तब कैच कर रहे हैं। क्यों? कि बॉल गिर रहा है, वो गिरने ही वाला है, मतलब उसकी वेलोसिटी तो ऑलरेडी कम हो रही है, लेकिन और थोड़ा हमने कम कर दिया उसका डिस्टेंस, टाइम बढ़ा करके 0 करने के लिए। तो जब वेलोसिटी 0 हो रही है तो इम्पैक्ट भी 0 हो जाएगा, चोट नहीं लगेगा। इम्पैक्ट का मतलब मोमेंट होता है।
ऐसे नॉर्मल नहीं दर्द होता है। तो दर्द होता है ना, उसका कारण क्या है ये देखो ना। कारण ये है कि दर्द होता है, चोट लगता है, फोर्स होता है, ये सारा इम्पैक्ट है। क्या है? इम्पैक्ट, और उस इम्पैक्ट का नाम क्या है? मोमेंटम। दूसरा भी होता है इम्पैक्ट, एक काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हिट करेगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। पढ़ते हैं ना उसमें उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अरे कूलिंग वाला पढ़े थे, अभी क्वेश्चन दिए थे। मैटर वाला जो चैप्टर था। कूलिंग क्या होता है? कूलिंग में क्या होता है? कुछ पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया तो मूव कर गया, एस्केप कर गया। डिफ्यूजन ज़्यादा हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अरे ये कहाँ से डिफ्यूजन अरे है? सर, काइनेटिक। अरे यार, हाउ कूलिंग इज डन? कूलिंग का बारे में, कूलिंग कैसे होता है? कूलिंग इसलिए होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्ट को आपने हीट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कुछ पार्टिकल की, तो कुछ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मूव करी तो एस्केप कर गया। एस्केप कर गया तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल का एनर्जी निकल गया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कम होने से टेम्परेचर भी कम होता है। काइनेटिक एनर्जी कम होने से टेम्परेचर भी कम होता है, तो कूलिंग आपको महसूस होता है। ये बात है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था बुराड़ी पब्लिक स्कूल, है ना। तो बात ये है, तो हमारे कहने का मतलब उससे भी इम्पैक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ जिस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो अगर हम हाथ पीछे कर लेते हैं कैच लेते समय, तो उसका कारण है कि हमने टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ा दिया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि वेलोसिटी 0 पे आ रही है, वेलोसिटी कम हो रहा है, और वेलोसिटी कम हो रहा है तो मोमेंटम कम हो रहा है। मोमेंटम कम हो रहा है तो मेरे को चोट कम लगेगा, इम्पैक्ट कम होगा। ये बात है, तुम खाली सिर हिलाए जा रहे हो। ठीक है, बात समझ में आया? एक एग्जाम्पल ये दिया, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है क्या। तो अगर मान लो मोमेंटम कम हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है, या वेलोसिटी कम हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी कम हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो इसकी वजह से आपका इम्पैक्ट जो है उसका कम हो रहा है, ना। एक्सेलरेशन कम होने से फोर्स भी कम हो रहा है। अब यहाँ पर आ गए हम लोग फोर्स पर। अभी हमने F बराबर ma लिखा ना, तो A कम हुआ तो फोर्स भी कम हो गया, यानी फोर्स कम लग रहा है आपके हाथ में, इसलिए आपको चोट कम लग रहा है। मोमेंटम तो उसका कम हुआ ही, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम हो गया ना, इसलिए फोर्स कम लगेगा। तो हम लोग आएंगे मुख्य रूप से बात किस पे? फोर्स पे आएंगे। ठीक है, ये एक हुआ। ओके, if the ball is stopped suddenly then its high velocity decreases to 0 in a very short interval of time, thus the rate of change of momentum of the ball will be large। अच्छा, अगर मान लो आप हाथ पीछे करके नहीं सीधे रोक दे हो, तो सीधे रोकते हो तो उसमें क्या होगा कि वेलोसिटी को जो है उसका क्या होगा, उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 पे तो आया नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा उसमें? देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेज। जो हाई वेलोसिटी है ना पहले, वो 0 पे आ रहा है, कम टाइम में 0 हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट हिट किया तो टाइम कम दिया ना आपने, तो टाइम कम दिया तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम कम, डिनोमिनेटर में t रहेगा, t 0 अगर हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होगा ना। उसमें टाइम कम दिया तो टाइम क्या है? e माइनस यू बाई टी होता है ना भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो t अगर कम होगा तो ये पूरे का वैल्यू तो ज़्यादा होगा ना। डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ये पूरे का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसको अभी भी नहीं समझ में? सर समझ गया है, डिनोमिनेटर कम होगा तो पूरे का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्या कहते हैं, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। इसीलिए आप अगर डायरेक्टली हिट करते हो, रोकते हो, तो आपको ज़्यादा चोट लगता है। ठीक है, राइट। तो इसमें नाउ वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग। वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन on the basis of this formula which we have just now derived, F बराबर ma mass into acceleration। Okay, thank you for listening। Please don't forget to subscribe and like my channel and share also, so that you can have more such video in future।